Hello, nursing student. Today I'm starting a new chapter of the psychiatry, and their name is assessment of mental health status. तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है, और यहाँ पे हम लोग जो है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। ओके, इसको जो है मेनली रूप से जो है हम लोग जो है नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक में हिस्ट्री टेकिंग जो है अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, जहां पे हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट और अलग अलग चीज के बारे में हमको जानना होता है, जिसके आधार पर जो है हम लोग डायग्नोसिस कर पाते हैं किसी भी डिसऑर्डर का। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है हिस्ट्री टेकिंग एंड नर्सिंग प्रोसेस। आखिर कौन कौन से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, और नर्सिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जो कि 5 स्टेप्स होते हैं, और इन 5 स्टेप को किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हमें जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, और बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और इसी के माध्यम से सारे केयर प्लान बनाए जाते हैं। ओके, हम लोग बिना समय को गवाते हुए जो है फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आखिर नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, इस सारे चीज को जो है हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में अच्छे तरीके से पढ़े थे, सेम टू सेम है उसी के जैसा। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सा बोला जा रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। क्या है? एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जो हेल्प करता है नर्सेस को। क्या चीज में हेल्प करता है? तो आइडेंटिफाई ए पेशेंट प्रॉब्लम। आखिर पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हम जान सकते हैं कि पेशेंट में कौन सा प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिएट ए केयर प्लान टू सॉल्व देम। अब जब जो है हम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम को जान सके हैं, तो पेशेंट के प्रॉब्लम को किस तरीके से निदान करना है, किस तरीके से उसको कम करना है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक केयर प्लान बनाना है। ठीक है, और उसी केयर प्लान के हिसाब से हम लोग जो है केयर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इंप्लीमेंट द प्लान। अब जो है केयर प्लान बन चुका है, अब उस केयर प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे किस पे? पेशेंट पे, और उसके बाद जो है इवेल्युएट करेंगे इफ द प्लान वर्कड। अगर जो है वो प्लान सारा पेशेंट पे वर्क कर जाता है, तो उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि कितना वर्क किया है या फिर नहीं किया है, या फिर केयर प्लान को हमें एक्सचेंज करना होगा, बदलना होगा, मॉडिफाई करना होगा। इन सारे चीज को करते हैं। इसको दिया था यूरा एंड वेलेस ने 1978 में। इन्होंने दिया था एक डेफिनेशन के रूप में, मैंने इसको तोड़ के थोड़ा अपने तरीके से बनाया है ताकि इसको अच्छे तरीके से तुम समझ सको। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या है नर्सिंग प्रोसेस का इंपोर्टेंस, क्या है साइकेट्रिक नर्सिंग में? सिंपल सी बात है, क्या इंपोर्टेंस है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि द नर्सिंग प्रोसेस इंश्योर क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर बाय द प्रोवाइडिंग ए स्टेप बाय स्टेप मेथड। क्या कह रहा है यहाँ पे? नर्सिंग प्रोसेस इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर, ताकि एक पेशेंट को जो है क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर मिले, है ना, अच्छे तरीके से केयर मिले, सिस्टमेटिक तरीके से केयर मिले, ताकि उसके डिसऑर्डर में जो है सुधार आ सके, है ना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए स्टेप मेथड, मतलब जो है उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है एक प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से जो है उसको जो है केयर मिलेगा। नेक्स्ट है इट आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड। इसका जो है यूज जो है अलग अलग तरीके के फील्ड में होता है, लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी होता है, जहां हम लोग केयर प्लान बनाते हैं हर एक डिजीज का। नेक्स्ट है मैटरनिटी नर्सिंग में भी होता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी इसका यूज होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस का यूज जो है नर्सिंग के अलग अलग फील्ड में होता है और हर जगह होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है 5 की स्टेप। क्या है? 5 की स्टेप। तो हर एक नर्सिंग प्रोसेस में जो है 5 स्टेप्स होते हैं, और इस 5 स्टेप्स के माध्यम से जो है नर्सिंग केयर प्लान को बनाया जाता है। ओके, जिसमें सबसे पहला आता है असेसमेंट, जो कि फर्स्ट नंबर का होता है। सेकंड होता है डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इंप्लीमेंटेशन, एंड फिफ्थ होता है इवेल्युएशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं, और हर एक नर्सिंग प्रोसेस में जो है इस 5 स्टेप से गुजरना होता है। ठीक है, जैसा कि जो है तुम लोग जानते भी हो, क्योंकि तुम लोगों ने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ चुका है, केयर प्लान को बना चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है असेसमेंट, क्योंकि हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो साइकेट्रिक नर्सिंग के हिसाब से ही जो है हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है असेसमेंट, तो असेसमेंट क्या होता है? कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस। क्या है? पेशेंट के डिटेल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे। क्या चीज के डिटेल इंफॉर्मेशन को? तो पेशेंट के फिजिकल कंडीशन के बारे में, पेशेंट के इमोशनल कंडीशन के बारे में, एंड पेशेंट के मेंटल स्टेटस के बारे में। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस के बारे में जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हमको निकालना है। दैट इज द असेसमेंट। अब किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अब जो है हम लोगों ने पेशेंट का डिटेल
इंफॉर्मेशन निकाला है तो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर पेशेंट का जो इमोशन है, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है, उसके हिसाब से उसको कौन सा डायग्नोसिस होना चाहिए और कौन सा डिसऑर्डर हुआ है। ओके, तो यहां पे आइडेंटिफाइंग करेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड नर्सिंग प्रॉब्लम को, जो कि डायग्नोसिस कहलाता है। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड नर्सिंग प्रॉब्लम को यहां पे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग। अब यहां पे डायग्नोसिस कर लिए हैं कि हाँ इस इंसान को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है प्लानिंग करेंगे कि अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से निदान करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हटाना है। तो उसके लिए जो हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो यहां पे सेटिंग करेंगे गोल, हमें क्या केयर देना है, उसका गोल क्या होना चाहिए, एंड डिसाइड करेंगे इंटरवेंशन को कि आखिर कौन कौन सा केयर दे ताकि इसका जो है कम हो सके क्या प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन। अब प्लानिंग तो हम लोगों ने कर लिया कि हाँ ये तरीके से जो है हम पेशेंट को जो है केयर देने वाले हैं। अब केयर प्लान करने के बाद जो है हमें केयर देना है, कि जब केयर देंगे उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। तो केयरिंग आउट द केयर प्लान, अब जो है केयर प्लान को जो है हम लोग केयरिंग आउट करेंगे। ओके, अब जो है केयर दे चुका है, इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, असेसमेंट हो चुका है, डायग्नोसिस हो चुका है, प्लानिंग हो चुका है, तो उसके बाद जो है जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आता है इवेल्युएशन। ओके, अब इवेल्युएशन में क्या होता है, तो चेकिंग इफ द गोल्स वे आर मेट एंड रिवाइजिंग द प्लान इफ नीडेड। अब यहां पे हमको चेक करना है कि जो हम एक्सपेक्टेड आउटकम रखे थे, मतलब हमने जो सोचा था कि इस केयर प्लान को देने के बाद हमें ये रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आया या फिर नहीं आया। इन चीज को जो है हमें चेक करना है। तो यहां पे गोल मेट हुआ कि नहीं हुआ चेक करेंगे, और यहां पे जरूरत पड़ा तो उस प्लान को जो है रिवाइज भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे एक सिंपल बात को समझा कि नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, सेकंड होता है डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इंप्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ होता है इवेल्युएशन। और इस पांचों स्टेप से गुजर करके जो है नर्सिंग प्रोसेस को बनाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज यूनिक इन द साइकियाट्रिक नर्सिंग। आखिर जो है हम लोग नर्सिंग प्रोसेस बना रहे हैं तो साइकियाट्रिक नर्सिंग में ऐसा क्या है जो अलग है। तो यहां पे सिंपल सा बात बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन फोकस मोर ऑन इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। हम लोग जब दूसरे डिजीज का बनाते थे तो वहां पे हम लोग देखते थे कौन सा एटियोलॉजी है, कौन सा कंडीशन है, क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर जो है हम लोग नॉर्मली देखते हैं पेशेंट का इमोशन क्या है, खुशी में है, दुख में है, किस तरीके से है, उसका थॉट क्या है, किस तरीके से सोचता है, निगेटिवली तरीके से सोचता है, पॉजिटिवली तरीके से सोचता है, या फिर उसका बिहेवियर किस तरीके से है। इन सारी चीज में हमें ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ज्यादा रखना होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इंटरव्यूइंग इज डन यूजिंग थेरापेटिक कम्युनिकेशन टू बिल्ड ट्रस्ट। क्योंकि हमें जो है सारा चीज जानना है और पेशेंट जो है तुमको अपना सीक्रेट बताएगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि जो पेशेंट है उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो तुम पे भरोसा करेगा ही नहीं। तो तुमको उससे इंटरव्यू करना है, तभी तो तुम उसके अंदर के बात को जान सकते हो। तो उसके अंदर के बात को जानने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो है भरोसा कायम करना होगा। ठीक है, उसके अंदर जो है ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा थ्रू द थेरापेटिक कम्युनिकेशन, थ्रू द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो यहां पे जो है थेरापेटिक कम्युनिकेशन के हिसाब से जो है तुमको उससे इंटरव्यू लेना होगा और उसके अंदर जो है ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा। ओके, दैट इज द यूनिक थिंग इन द साइकियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट है यहां पे इंटरवेंशन एम टू इंप्रूव मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो यहां पे जो भी इंटरवेंशन होता है, जो भी केयर जो है नर्सिंग देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि उसमें जो है मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग का जो है इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो दैट इज द यूनिक इन साइकियाट्रिक नर्सिंग, जो कि एक अच्छा चीज है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस का। क्या है सबसे पहला स्टेप, तो वो है नर्सिंग असेसमेंट, जो कि साइकियाट्रिक नर्सिंग के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नर्सिंग असेसमेंट है उसका डेफिनेशन क्या है, क्या होता है नर्सिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सा बात बोला जा रहा है कि असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये जो है फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। एंड इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, यहां पर जो है हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड डाटा को एनालाइज करते हैं। अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि आखिर कौन कौन सा डायग्नोसिस यहां पे हो सकता है। तो कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा यहां पे होता है। एंड किसके बारे में, अबाउट द पेशेंट हेल्थ के बारे में। हम जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं वो पेशेंट के हेल्थ के बारे में करने वाले हैं। एंड इन साइकियाट्री, अगर हम लोग साइकियाट्री का बात करें तो इट्स कॉल्ड ए साइको सोशल असेसमेंट। इसको जो है साइको सोशल असेसमेंट भी बोला जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइको सोशल असेसमेंट। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो साइको सोशल असेसमेंट में होते हैं। तो यहां पे बहुत सिंपल सिंपल सा चीज आने वाला है। इसमें पहला आता है इंटरव्यू विद पेशेंट एंड फैमिली।
हमें जो है पेशेंट के डाटा को जानने के लिए सिर्फ पेशेंट से नहीं, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली से इंटरव्यू करना होगा कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, वो जब घर में रहता है तो किस तरीके से बिहेवियर करता है, समाज में जाता है तो किस तरीके से बिहेवियर करता है, क्योंकि पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा टाइम जो है उसका फैमिली ही गुजार रहा होता है। ओके, तो इंटरव्यू करना है पेशेंट एंड उसके फैमिली के साथ, और अंडरस्टैंड करना है पर्सनल एंड इमोशनल बैकग्राउंड को। ठीक है, पर्सनल एंड इमोशनल बैकग्राउंड को, किस कंडीशन में कौन सा इमोशन वो शो करता है, इन सारी चीज को जो है हमें जानना होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या है? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आइडेंटिफाई करना है एनी मेडिकल इशू, अगर उसको जो है किसी भी तरीके का मेडिकल इशू हुआ है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है, किसी भी तरीके का मेडिकल कंडीशन जो है पहले रह चुका है, उन सभी चीज के बारे में जो है हमें हिस्ट्री निकालना है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि उसको कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सारे साइकोलॉजिकल स्टेट को जो है हमें एग्जामिन करना है। ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के और भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है, यहाँ पे किसी भी पर्सन के कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं कि एक इंसान का लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक इंसान का इंटेलिजेंस क्या है, एक इंसान का थिंकिंग क्या है, एक इंसान का बिहेवियर क्या है, इन सारे चीज के बारे में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्ड रिव्यू। क्या करना है? रिकॉर्ड रिव्यू, चेक प्रीवियस ट्रीटमेंट्स एंड हेल्थ रिकॉर्ड। पुराना कौन कौन से ट्रीटमेंट उसको चला है, कौन कौन सा बीमारी हुआ है और कौन कौन से हेल्थ रिकॉर्ड है, उन सारे चीज को हमें जो है निकालना है और उसका रिकॉर्ड बनाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लैब एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, जितने भी लैब एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे उन सारे को करवाना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है रूल आउट फिजिकल कॉजेज एंड मेजर सिम्टम। तो इससे क्या होगा, जितने भी फिजिकल कॉजेज हैं जिसके माध्यम से जो है प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको, या फिर जो भी मेजर सिम्टम्स है वहां से हमको पता लग जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी से जितने भी टेस्ट होंगे उससे हमें जो है पता लग जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी कमी है। नेक्स्ट है इनपुट फ्रॉम द अदर प्रोफेशनल। अदर प्रोफेशनल से भी जो है हमें बात करना है, उसका राय लेना है कि आप इस पेशेंट के बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपका राय क्या है। ठीक है, तो इनसाइड फ्रॉम द हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम से हमें बात करना है और उनसे भी राय लेना है। तो दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ साइको सोशल असेसमेंट। सिर्फ हम लोग जो है खुद से जाके असेसमेंट नहीं करते हैं, तो इतने तरीके से हम लोग जो है पेशेंट का असेसमेंट करते हैं इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल। अब क्या है कि हमें पेशेंट से जो है डाटा लेना है, पेशेंट के फैमिली से डाटा लेना है, तो सबसे पहले जो है हमें उसके साथ इंटरव्यू करना होगा। अब इंटरव्यू करने के पहले जो है हमें यह जानना चाहिए कि इंटरव्यू करते कैसे हैं, आखिर इसमें कौन कौन से इफेक्टिव स्किल हैं जो इंटरव्यू लेने में हमें मदद करता है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सा चीज है, मैं तुमको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्या है, एंश्योर प्राइवेसी। जब पेशेंट जो है कहां पे है या फिर पेशेंट के फैमिली कहां पे है उसका ध्यान रखना है, और ऐसे जगह को ढूंढना है जो कि प्राइवेट स्पेस हो और क्वाइट हो, शांत हो। शांत और प्राइवेट जगह को ढूंढना है और इंश्योर करना है कि प्राइवेसी है कि नहीं, पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। पेशेंट अगर कोई बात तुमको बोल रहा है तो अपने तक ही रखना है, रिकॉर्ड रखना है, सिर्फ हेल्थ केयर टीम ही जाने, ये नहीं कि जाके पूरे समाज में बता दो, पूरे हॉस्पिटल में बता दो, ऐसा काम नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टे रिलैक्स एंड काम। तुमको जो है रिलैक्स रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना है। आराम से बैठो, पेशेंट के साथ जो है अच्छे से बात करो, बहुत ही शांत होकर के, बहुत ही काम होकर के, एंड कीप एन अनहरिड पोस्चर। यहाँ पर जो है कोई ऐसा पोस्चर नहीं रखना है जिससे पेशेंट को लगे ये तो बस जल्दी जल्दी में बात करके जो है निकलने वाला है। ठीक है, इस तरीके का पोस्चर जो है तुमको वहां पे नहीं रखना है, बहुत ही काम तरीके से रहना है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से रहना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। क्या है? मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। पेशेंट के साथ जो है हमेशा आई कॉन्टेक्ट बना के रखो, है ना, आंखों में आंखें मिला के रखो, ताकि उसके अंदर जो है ट्रस्ट बिल्ड हो सके, उसको लगे कि नहीं ये मेरे को जो है वैल्यू देता है, मेरे बात को सुनता है, मेरे को समझता है। इस तरीके से जो है उसके साथ आई कॉन्टेक्ट को जो है मेंटेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बी अटेंटिव। तुम्हें जो है अटेंटिव रहना है, अटेंशन देना है उसके ऊपर कि वो क्या बोल रहा है, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो है तुम्हारे ऊपर जो है क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शो जेन्युइन इंटरेस्ट, मतलब जो है वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे ऊपर जो है इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे बात को वो सुनना चाहता है, मेरे को अटेंटिव तरीके से वो सुन रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस क्यू। क्या करना है, जितने भी क्यूज हैं, छोटे छोटे क्यूज हैं, उसको नोटिस करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पिक अप ऑन डिस्ट्रेस साइन। अब जो चीज के बारे में वो बता रहा है, हो सकता है
कि वो अपने लाइफ के किसी सिचुएशन के बारे में बता रहा हो और वो सिचुएशन खराब हो और वहां पर जो उसको आंसू आ गया हो, उदास हो गया हो या फिर लड़ाई करने लगा हो, झगड़ालू स्वभाव का हो गया हो, तो इन सारे क्यूज का ध्यान रखना है कि आखिर ऐसे कौन से कंडीशन हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जहां पर जो है ये गुस्सा हो जाता है, जहां पर जो है ये सेड हो जाता है और जहां पर जो ये मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, सारे क्यूज को जो हमें ध्यान रखना है और उसको नोटिस भी करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लेट देम स्पीक फ्रीली, उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, नो इंटरप्शन, वहां पे किसी भी तरीके का जो है इंटरप्शन तुमको नहीं करना है, उसको फ्रीली तरीके से बोलने देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि गाइड जेंटली, मतलब उसको अगर किसी तरीके का गाइड करना है तो जेंटली तरीके से गाइड करना है, प्यार से आदर के साथ जो है उसको गाइड करना है। तो ब्रिंग देम बैक ऑन द टॉपिक इफ नीडेड, अगर जो है वो कुछ चीज बोल रहा है, कोई टॉपिक के बारे में बता रहा है और बताते बताते जो है वो किसी दूसरे टॉपिक में चला जाता है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जेंटली तरीके से करना है कि नहीं नहीं आप ये बता रहे थे, इसके बाद क्या हुआ, उसको हमें जानना है, मेरे को इंटरेस्टेड है क्या हुआ था, तो आप बताने का कष्ट करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब उससे ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब जो है वो हाँ या ना में ना दे। ओके, हाँ या ना में जवाब देने वाले क्वेश्चन को उससे नहीं पूछना है, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसको उसको एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरीके के क्वेश्चन को पूछना है ताकि पेशेंट जो है वो उसको बताने के लिए एक्सप्लेन करना पड़े, सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना दे सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनकरेज करना है डिटेल्ड रिस्पॉन्सेस के लिए, किसी भी क्वेश्चन का जो है डिटेल्ड जो है रिस्पॉन्सेस दे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, हमें जो है एक्टिव लिसनिंग करने के लिए जो प्रैक्टिस करना है और रिफ्लेक्ट करना है, अगर कोई चीज जो है वो बोल रहा है तो वहां पे रिफ्लेक्ट करना है, हाँ हाँ इस तरीके से हुआ था, अच्छा 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 अच्छे तरीके से हो रहा था, अच्छा ये हुआ था आपके साथ, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अगर कोई चीज समझ नहीं आता तो क्लेरिफाई भी करवाना है एंड अंडरस्टैंड करना है। तो एक अच्छे तरीके से एक्टिव लिसनिंग कर रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी अलाय बलाय बोल रहा हो, लेकिन हमें सुनना है कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अवॉइड प्रीमेच्योर एजम्पशन, हमें जो है किसी भी तरीके का एजम्पशन नहीं करना है, किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं निकालना है, वो क्या बोल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, किस कारण से है, तो हमें किसी भी तरीके के कंक्लूजन में नहीं आना है कि ये पेशेंट इस तरीके से कर रहा है, ये इसको जो है इस तरीके का प्रॉब्लम है, और यहां पर जो है फॉल्स रिएश्योरेंस नहीं देना है। ठीक है, झूठा जो है आशा नहीं देना है कि आप इस तरीके से ठीक हो जाओगे, ये करो इसके बाद जो है इसमें सुधार आ सकता है, इस तरीके का जो है झूठा आशा नहीं देना है। जो सच है वही सच बताना है उसको, ताकि जो पेशेंट होता है ना वो झूठा आशा बहुत जल्दी से कैच कर लेता है और उसका इंतजार करते रहता है। तो झूठा आशा बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं देना हम। डेट इज द इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल, जो कि जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ असेसमेंट डाटा। क्योंकि जो है हम लोग फर्स्ट स्टेप में थे जहां हम लोग असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे असेसमेंट डाटा के लिए कौन कौन सा सोर्सेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्या है क्लिनिकल इंटरव्यू? तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्प द नर्सेस अंडरस्टैंड द पेशेंट ऑन व्यू ऑफ देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो है नर्सेस को हेल्प मिलता है, क्या चीज के लिए हेल्प मिलता है, ये समझने में कि पेशेंट अपने बारे में क्या सोचता है, अपने डिसऑर्डर के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचता है, क्या उसको लगता है कि उसको प्रॉब्लम हुआ है या फिर लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से जो है नर्स ये जान पाता है कि पेशेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपने प्रॉब्लम के बारे में, और जो है उसके साथ एक रिपोर्ट एंड ट्रस्ट को बना पाता है। रिपोर्ट का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप बना पाता है, जो कि एक थेरेप्यूटिक फ्रेंडशिप होता है एक पेशेंट और नर्स के साथ। ओके, सेकेंड जो यहां पे देखने को मिलता है वो है हिस्ट्री टेकिंग। अब हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और इसके माध्यम से जो है बहुत सारा डाटा का कलेक्शन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इन्वॉल्व डिटेल्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अंदर दिस हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर जो है बहुत सारे डिटेल्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जो है दिया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक। एक इंसान का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंसान का मतलब हो रहा है यहाँ पे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, मतलब उसका नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, वो ऑक्यूपेशन क्या करता है, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है,
नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, आखिर जो वो कंप्लेंट कर रहा है वो कौन सा कंप्लेंट है, अभी इस समय में वो कौन सा कंप्लेंट कर रहा है। तो सिम्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो भी सिम्टम वो बोलता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब 1 2 3 4 करके लिखना है। एंड यूजिंग पेशेंट ऑन वर्ड्स, पेशेंट कौन सा वर्ड में बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है ना उसी तरीके से जो हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है एक एक करके लिखना है कि पेशेंट इस तरीके से बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई कांट स्लीप सिंस 3 वीक, मैं जो है 3 सप्ताह से सो नहीं पा रहा हूं। तो ये एक वर्ड है जो पेशेंट जो है बोला है, और इसी तरीके से लिखना है कि आई कांट स्लीप सिंस 3 वीक, क्योंकि जो है ये पेशेंट ने बोला है अपने वर्ड्स में। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अभी जो इलनेस है प्रेजेंट में उसका हिस्ट्री कब है, मतलब जो है उसको किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ये डिसऑर्डर जो है डेवलप किया और किस तरीके से इसका पैटर्न था। और नेक्स्ट इसमें देखना है ट्रिगरिंग इवेंट, आखिर उसमें कौन कौन से स्ट्रेसर हैं, ऐसे कौन से स्ट्रेसर हैं जो पेशेंट को स्ट्रेस देता है और इस तरीके के डिसऑर्डर को जो है स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी गेन क्या हुआ, मतलब शुरू में जब ये प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद जो है टाइम के साथ साथ जो है किस तरीके से सेकेंडरी गेन हुआ है और किस तरीके से ऐसे कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेसर हैं जो इसको स्ट्रेस देता है, इन सारे चीज को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को जो है अलग अलग तरीके से जो है डाटा को कलेक्ट करना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे 4th नंबर का देखते हैं जिसको बोलते हैं पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। क्या है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, क्या पास्ट में कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रहा है या फिर नहीं रहा है। तो यहाँ पे पास्ट मेंटल इलनेस को देखना है, कोई मेंटल इलनेस था क्या, ट्रीटमेंट टेकन, अगर था तो कौन से ट्रीटमेंट लिया गया, कौन से थेरेपी लिया गया, कौन से रिस्पॉन्सेस था उसका, एंड अगर कोई थेरेपी लिया गया है या फिर कोई थेरेपी चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में भी जो है हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 5th नंबर का आता है फैमिली हिस्ट्री। अब क्या है कि हमको फैमिली हिस्ट्री भी जानना होता है कि क्या उस पेशेंट के फैमिली में किसी को मेंटल प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो यहाँ पे मेंटल इलनेस इन द फैमिली, फैमिली में कोई मेंटल इलनेस है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, इसको जानना होता है, किसी ने सुसाइड किया है क्या, किसी को एपिलेप्सी है क्या, या फिर किसी को इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब जेनेटिक कंडीशन, किसी को जो है माँ बाप से कोई डिजीज आया है, उसके फैमिली मेंबर में किसी को इनहेरिटेड कंडीशन है क्या। तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से फैमिली हिस्ट्री लेना है और यहाँ पे फैमिली ट्री को भी बनाना होता है। ठीक है, फैमिली ट्री तुम लोग बनाना जानते हो क्योंकि इसको जो है नर्सिंग फाउंडेशन में भी सिखाया जाता है। ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 6 नंबर का पर्सनल हिस्ट्री। अब पेशेंट का जो है पर्सनल हिस्ट्री लेना है कि उसका पर्सनल हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से उसका स्वभाव था, किस तरीके से क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डेवलपमेंटल। क्या है डेवलपमेंटल, जो पेशेंट है उसको बचपन से जितने जितने माइलस्टोन पे वो चलता गया, मतलब बचपन था, उसके बाद जो है 5 साल का हुआ, फिर 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तो उस एज में उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या था। तो चाइल्डहुड का माइलस्टोन एंड उसका हेल्थ क्या था, जब वो बचपन में था तो उसका हेल्थ किस तरीके से था, उसमें क्या स्वभाव था, क्या वो जो है 1 साल की उम्र में चल पाता था या फिर नहीं चल पाता था, उसका इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता था। तो उसका डेवलपमेंटल के बारे में जो है अच्छे तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल में क्या होता है, उसका स्कूल लाइफ कैसा था, स्कूल में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करता था, उसका अचीवमेंट क्या था, पढ़ने में मन लगता था या फिर नहीं लगता था, या फिर भागी रहता था, वो बहुत तेज तर्रार था या फिर मंदबुद्धि था, इसका भी हमें जो है डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल में उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब टाइप क्या है, किस तरीके का जॉब करता है, जो जॉब करता है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर अपने जॉब को जो है वो बदलते रहता है। तो क्या चेंजेस हैं, इसका भी जो है हमें ध्यान रखना है और इस डाटा को भी कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सेक्सुअल एंड मैरिटल। ठीक है, सेक्सुअल एंड मैरिटल में होता है रिलेशनशिप हिस्ट्री, कितने रिलेशनशिप में जो है वो रह चुका है या फिर अभी कौन से रिलेशनशिप में है, क्या वो अपने वाइफ के साथ अच्छे से रहता है या फिर नहीं रहता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, कितने बच्चे हैं, कितना उसका सेक्सुअल लाइफ अच्छा है, क्या वो जो है इंगेज होता है सेक्स में या फिर नहीं होता है, इन सारे चीज के बारे में जो हमें जानना होता है। ठीक है, अब हम लोग को 7th नंबर को देखने को मिलता है, वो है प्री मोर्बिड पर्सनालिटी। क्या है प्री मोर्बिड पर्सनालिटी, ये क्या होता है, ये होता है हाउ द पेशेंट वाज बिफोर इलनेस। जब पेशेंट को जो है किसी भी तरीके का इलनेस नहीं था, जब पेशेंट को किसी भी तरीके का डिसऑर्डर नहीं था, तो वो पेशेंट किस तरीके से था, मतलब उसका सोशल बिहेवियर क्या था,
वो सोसाइटी में किस तरीके से रहता था, किस तरीके से बात करता था, कितना नॉर्मल था, इन सारे को हमें जानना होता है। मूड एंड स्ट्रेस रिएक्शन, उसका मूड कैसा होता था, अच्छा होता था, चिड़चिड़ा होता था, या फिर हमेशा लड़ाई करते रहता था। और उसका स्ट्रेस रिएक्शन क्या था, जब उसके सामने किसी भी तरीके का स्ट्रेस आता था तो वो किस तरीके से रिएक्शन देता था उस स्ट्रेस में। ओके, कोई कोई लोग होता है जो कि गुस्सा हो जाता है, कोई कोई लोग होता है जो सामान को फेंकना शुरू कर देता है, तो क्या इस तरीके का भी रिएक्शन देता था। एंड नेक्स्ट है हॉबीज एंड लेजर, उसका हॉबीज क्या था, क्या वो क्रिकेट खेलता था, चेस खेलता था, क्या करता था। और लेजर का मतलब होता है कि जब वो खाली टाइम में बैठता था वो किस तरीके से उस खाली टाइम में क्या करता था। आजकल के लोग तो रील्स स्क्रॉल करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है बिलीफ, फंटेसी लाइफ एंड डिफेंस मैकेनिज्म, उसको क्या क्या चीजें बिलीफ है, भगवान में है क्या, या फिर दानों में है क्या। एंड फैंटेसी लाइफ है, किस तरीके के लाइफ को वो जीना चाहता है। एंड डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब किसी आदमी को, जब किसी पेशेंट को स्ट्रेस आता है, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चलता है, उसको टेंशन होता है, तो उस चीज को हटाने के लिए कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के रूप में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने असेसमेंट के बारे में सभी चीज को जाना, किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू का स्किल होता है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है, और ऐसे कौन कौन से डाटा का कलेक्शन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने सारे डाटा का कलेक्शन कर लिया है, कौन कौन से उसके इमोशन है, कौन कौन से उसके प्रीवियस हिस्ट्री है, और अभी का क्या क्या जो है प्रेजेंट इलनेस है, क्या क्या उसका कंप्लेंट्स है। अब ये सब जानने के बाद जो है हम लोग सेकेंड स्लाइड में चलते हैं, और यहां पे देखते हैं सेकेंड नंबर का, जिसको बोला जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि सेकेंड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। तो यहां पर जो सबसे पहला लाइन आ रहा है वो है इसका डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस का डेफिनेशन। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहां पर सबसे सिंपल लाइन में बोला जा रहा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए क्लिनिकल जजमेंट। क्या है, एक क्लिनिकल जजमेंट होता है। वो जजमेंट किस आधार पे होता है, असेसमेंट के आधार पे होता है, डाटा के आधार पे होता है, जो हम लोगों ने इतना मेहनत करके जो है सारा डाटा को कलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, क्लिनिकल जजमेंट। इसको जो है ये एक इंडिविजुअल के बारे में, किसी फैमिली के बारे में, किसी कम्युनिटी के रिस्पॉन्सेस के बारे में जो है हम लोग करते हैं, और ये एक्चुअल भी हो सकता है एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, ये पूरे तरीके से सही भी हो सकता है, या फिर अगर किसी को जो है एक तरीके से पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम लोग क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में पेशेंट के कंडीशन के बारे में, कि पेशेंट का कंडीशन अभी क्या चल रहा है उसके बारे में जो है हमें ये बताता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। हम जो है किस तरीके से केयर देने वाले हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होने वाला है, उसको सही तरीके से जो है एप्रोप्रिएट कर पाता है एंड प्रिस्क्राइब कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट क्लियर आउटकम गोल्स, और हम जो है सही तरीके से जो है आउटकम गोल्स को बना पाते हैं, सही तरीके से केयर प्लान को बना पाते हैं, एक प्लानिंग कर पाते हैं इस डायग्नोसिस के आधार पे। ओके, अगर एक डॉक्टर को पता ही नहीं रहेगा कि पेशेंट को कौन सा बीमारी हुआ है, कौन सा डिजीज हुआ है, तो वो डॉक्टर किस तरीके से जो है उसको मेडिसिन देगा, किस तरीके से उसको केयर देगा, है ना। तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस जानना होता है, एक नर्स को डायग्नोसिस करना होता है कि आखिर पेशेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या पेशेंट जो है एंजाइटी में है, क्या पेशेंट जो है टेंशन में है, या फिर क्या पेशेंट को किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो है हम पेशेंट को जो है केयर देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। जो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट्स होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहां पे सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है प्रॉब्लम। क्या है, प्रॉब्लम। सेकंड होता है एटियोलॉजी, एंड थर्ड होता है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या होता है, पेशेंट रिस्पॉन्सेस टू ए कंडीशन। आखिर जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है अपने कंडीशन के हिसाब से, कौन कौन सा शिकायत, कौन कौन सा कंप्लेंट जो है वो कर रहा है। ठीक है, डेट इज कम इनटू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से जो है उसको ये डिसऑर्डर हुआ है, जिसके वजह से जो है उसको वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब पेशेंट ने बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, दिस इज द पेशेंट प्रॉब्लम। अब उसका एटियोलॉजी क्या है, आखिर किस कारण से तुमको एंजाइटी हो रहा है, तो कंट्रीब्यूटिंग ऑन रिलेटेड फैक्टर, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो उस स्ट्रेस में जो है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम, आखिर उसके वजह से जो है कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है,
जो कि उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड पीईएस फॉर्मेट, इसको जो है पीईएस फॉर्मेट बोला जाता है, जहां पे पी का मतलब होता है प्रॉब्लम, ई का मतलब होता है एटियोलॉजी एंड एस का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट, जहां पे तीन चीज आते हैं, प्रॉब्लम, एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, पेशेंट क्या बोल रहा है अपने कंडीशन के बारे में, उसका कंप्लेन क्या है। एटियोलॉजी होता है कि आखिर उस प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन से कारण है। एंड साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है कि कारण तो है, प्रॉब्लम तो है, और उसके बाद जो है उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है सोर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस। क्या है, सोर्सेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस। आखिर हम लोग जो है डायग्नोसिस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। आखिर कोई चीज तो होता होगा जहां हम लोग मिलाते होंगे कि हाँ पेशेंट को जो है इस तरीके के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके का डायग्नोसिस जो होगा और उसके बाद जो है इसी तरीके से हम लोग को प्लानिंग करना है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस कहां पे होता है, तो जो साइकेट्रिक नर्सेस होते हैं वो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नंदा आई का, वो जो है नंदा आई का यूज करते हैं और वहां पर टर्मिनोलॉजी को जो है मिलाते हैं टू आइडेंटिफाई द नेम नर्सिंग प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होता है साइकेट्रिक नर्सिंग के हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और नेम देते हैं नर्सिंग प्रॉब्लम को। और इस नंदा आई का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल, और ये जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस का बुक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक लेवल साइकेट्रिक नर्सिंग, जो कि बेसिक लेवल साइकेट्रिक नर्सिंग होता है, जो यूटिलाइज करता है दिस सिस्टम को, किस लिए, टू फॉर्म एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, ताकि वो एक्यूरेटली तरीके से एंड कंसिस्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस को कर सके। ओके, तो ये जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस होता है, ये एक बुक होता है जिसको नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल के द्वारा निकाला गया है, और इसी के माध्यम से जो भी बेसिक लेवल साइकेट्रिक नर्सिंग होते हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं टू नो द एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये होता है सोर्सेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी जो है इसको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को एग्जांपल के रूप में, आखिर जो है कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, एक दो को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस आ रहा है वो है हाई रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस। एक पेशेंट है वो हाई रिस्क में है, वो खुद को वायलेंस कर सकता है, खुद को ही मार सकता है, ऐसा जो है मेंटल पर्सन में देखा जाता है। ओके, तो यहां पर जो इसका रिलेटेड कह रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको जान पाए, तो जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड मूड में है, क्या है, डिप्रेस्ड मूड में है, बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, उसको वर्थलेसनेस फील हो रहा है ना। एंगर टर्न इनवर्ड, उसका जो भी गुस्सा है वो खुद के लिए है, उसका गुस्सा जो है खुद के ऊपर बरस गया है, इसलिए जो है वो खुद को खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो अगर ऐसा पेशेंट जो कि हाई रिस्क है, सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस जो कि एक डायग्नोसिस है, वो रिलेटेड है डिप्रेस्ड मूड के लिए, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस के लिए एंड एंगर टर्न इनवर्ड, ऐसे पेशेंट जो है वो खुद को वायलेंस कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी साइलेंट सिम्टम शो नहीं करेगा इस रिस्क डायग्नोसिस के लिए, है ना। रिस्क डायग्नोसिस के लिए कोई भी साइलेंट सिम्टम नहीं होता है। यहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि अपने आप को बेकार समझ रहा है, ये खुद को मार भी सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है पावरलेसनेस, उसको ऐसा महसूस होना कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो उसका बात कोई नहीं मानता है, पूरे तरीके से अपने आप को वर्थलेस समझता है। तो ये रिलेटेड होगा, किसके रिलेटेड होगा, डिसफंक्शनल ग्रीविंग प्रोसेस। अगर जो है उसका कोई प्यार करने वाला, कोई प्यारा आदमी मर जाता है, तो ऐसे में वो ग्रिप में चला जाएगा। और डिसफंक्शनल ग्रीविंग प्रोसेस का मतलब होता है जब वो ग्रिप में रहता है, मीन शोक में रहता है, कोई काम नहीं करेगा, बस बैठा हुआ रहेगा, अपने से हाथ भी नहीं हिलाएगा, अपने से अपना डेली रूटीन भी नहीं करेगा, इसको बोलते हैं डिसफंक्शनल ग्रीविंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट होता है लाइफ स्टाइल ऑफ हेल्पलेसनेस, ऐसा लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा जहां पे उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है ना। इस तरीके की चीज को जो है वो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एविडेंस बाय, किस तरीके से एविडेंस किया गया, तो फीलिंग ऑफ लेक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन में जो है उसका अपना जो है कोई भी कंट्रोल नहीं है, मींस लेक ऑफ कंट्रोल है, लेक ऑफ फीलिंग्स है। ओके, नेक्स्ट है ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर टू फुलफिल नीड्स, और अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है उसको दूसरे पे डिपेंडेंस होना पड़ता है, वो अपने से कोई भी काम नहीं करता है, वो हमेशा ओवर डिपेंडेंस रहता है, मतलब उसको आदमी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि थर्ड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। क्या है,
प्लानिंग इन साइकेट्रिक नर्सिंग। आखिर साइकेट्रिक नर्सिंग में हम लोग प्लानिंग किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों ने असेसमेंट देखा, किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, कितने तरीके के डाटा को लेते हैं। फिर सेकंड हम लोगों ने आया क्या, डायग्नोसिस में। अब उस डाटा के हिसाब से हम लोगों ने डायग्नोसिस किया। अब हम लोग प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमें केयर देना है। तो प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग में बहुत सारे चीज जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल, है ना। हमारा जो गोल होगा, ताकि जो है पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम है उसको कम कर सके, उसको किस तरीके से सेटिंग किया जाए और किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए, मतलब क्या चीज पहले देना है और क्या चीज बाद में देना है। एंड फॉर्मुलेटिंग करना है नर्सिंग इंटरवेंशन को, कौन कौन से केयर देने वाले हैं उसको फॉर्मुलेट करना है। एंड डेवलपिंग करना है केयर प्लान को, एक अच्छा केयर प्लान को जो है हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये कोलेबरेट करता है, क्या चीज में कोलेबोरेशन करता है? विद द पेशेंट बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें जो है पेशेंट के साथ जो है कोलेबोरेशन करना है, जानना है कि मैं इस केयर को आपको देने वाला हूं, क्या आपको ये केयर चाहिए, और इस केयर के माध्यम से जो है आपको ये सुधार होने वाला है। और ये जो है बेस्ड होगा आइडेंटिफाइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, उसी के आधार पे हमको प्लानिंग करना है और पेशेंट के साथ भी जो है अच्छे तरीके से कोलेबोरेशन करके ही जो है उसको देना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग फेज। आखिर जो प्लानिंग फेज होता है उसका कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन, तो यहां पर जो है नर्स को जो है पेशेंट के साथ सिग्निफिकेंट अदर, मतलब और जो भी लोग हैं उसके फैमिली हैं, उसके अटेंडर हैं, या फिर जो भी ट्रीटमेंट टीम है, वो भी सबके साथ जो है कोलेबरेट करना होता है, सबके बात को जानना होता है और उसी के हिसाब से जो है हमें केयर प्लान को बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी। हमें जो है प्रायोरिटी को जो है आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से चीज को जो हमें सबसे पहले देना है, कौन से केयर को पहले देना है और कौन से केयर को लास्ट में देना है। तो इमरजेंसी वाले केयर को जो है सबसे पहले देना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ड ऑन अर्जेंसी इंपैक्ट ऑन पेशेंट हेल्थ, ऐसे कौन से अर्जेंसी है उसी के हिसाब से हमको उसका पहले केयर देना है और उसका इंपैक्ट जो है सबसे पहले पेशेंट के हेल्थ पे पड़ना चाहिए और कौन सा इंपैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। क्या है? क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइकोथेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन। हमें जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब सबसे अच्छा साइकोथेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन को देना है पेशेंट को, ताकि उसके अंदर जो है सुधार आ सके, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन। कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन ये क्या होता है? जो नर्स को जो जिम्मेदारी दिया गया है, क्या वो जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहा है या फिर नहीं निभा रहा है। तो असाइनिंग एंड मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, जो भी जो है तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से असाइन करना इफेक्टिवली तरीके से। तो ये सारे की एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग फेज में जो नर्सिंग के होते हैं, नर्स के होते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को जो है प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा पहले देना है और कौन सा बाद में देना है। तो नर्सेस प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम यूजिंग मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या है मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स? इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से साइकोलॉजी में पढ़ा था कि मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है। अभी जो हम एक एग्जांपल के रूप में बताते हैं, एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो भूखा है 2-3 दिन से, पूरा भूखा है, उसको एकदम खाना चाहिए, किसी भी हालात में खाना चाहिए, वो उसका फिजिकल नीड्स है। अभी अब तुम उसको जाकर के जो है एक अच्छा रोलेक्स का वॉच दोगे तो क्या वो खुश होगा? शायद हल्का सा मुस्कुरा भी दे, लेकिन वो मुस्कुराएगा भी नहीं, क्योंकि उसको जो है अभी फूड चाहिए। इंसान का सबसे पहला नीड होता है फिजिकल नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद जो है उसको अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल सुख चाहिए होते हैं। यहां तक कि इज्जत भी उसको नहीं चाहिए होता है जब वो भूखा होता है। अगर तुम उसको रोलेक्स का घड़ी भी दोगे वो उसको बेच के खाना खरीद लेगा। ओके, तो यहां पर जो होता है नर्सिंग प्रायोरिटाइज करना है प्रॉब्लम को, वो मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से। तो इसमें 3 तरीके के आते हैं। सबसे पहला होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसमें रखा जाएगा? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में जो है पेशेंट अपने लाइफ को थ्रेट में डाल सकता है, किसी को मार सकता है या खुद भी जो है मर सकता है। तो सुसाइड रिस्क अगर पेशेंट को हो या फिर वायलेंस करने वाला हो तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखना है, सबसे पहले उसको ये खत्म करना है। ओके, सेकंड आता है मीडियम प्रायोरिटी। मीडियम प्रायोरिटी में जो है प्रॉब्लम काउजिंग डिस्ट्रक्टिव चेंजेस। ऐसे कौन से चेंजेस हो सकते हैं
जो कि डिस्ट्रक्टिव है, तो ऐसे प्रॉब्लम के काउज को जो है मीडियम प्रायोरिटी देना है और उसको मीडियम तरीके से जो है उसको सोल्व करना है। ओके, और सबसे लास्ट में आता है लोएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होता है? नॉर्मेटिव एंड डेवलपमेंटल इशू। ठीक है, अगर जो है पेशेंट के बिहेवियर चेंज हो रहा है, पेशेंट का थिंकिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, इस तरीके के जो भी डिसऑर्डर होते हैं या फिर जो भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, उसको लोएस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। ओके, अगर पेशेंट ही नहीं रहेगा तो ये सब डेवलपमेंटल चीज को हम रख के क्या करेंगे, अगर वो खुद को ही मार देगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से जो है हमें नर्सिंग केयर प्लान को जो है प्लानिंग करना होता है कि सबसे पहले हमें उसे कौन सा केयर देना है। ठीक है, दैट इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या है एक्सपेक्टेड आउटकम? आखिर जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया, तो प्लानिंग करने के बाद कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आखिर इस प्लानिंग को देने के बाद जो है हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। ओके, तो यहां पर जो इसका सिंपल सा बात बोला जा रहा है, आफ्टर सेटिंग प्रायोरिटीज, हम लोगों ने प्रायोरिटी को सेट कर दिया, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड आउटकम आर डिफाइंड फॉर ईच नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जितने भी तरीके का नर्सिंग इंटरवेंशन जो है हम लोग देने वाले हैं, उसका एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है कि मैं जो ये केयर देने वाला हूं, तो इस केयर के देने के बाद जो है पेशेंट के अंदर कौन सा जो है सुधार आने वाला है, कौन सा सुधार जो है देखने को मिलेगा, तो हम लोग का एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। ओके, और ये आउटकम जो है मस्ट बी क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, जो हो सकता है उसी के बारे में हमें यहां पे लिखना है। मेजरेबल लिखना है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब इतना टाइम में ही आना चाहिए, यानी कि 1 साल लग जाए। ओके, और नेक्स्ट है पेशेंट सेंटर, और जो है वो पेशेंट के बीच में होना चाहिए, है ना। तो इतने चीज को जो हमें ध्यान रखना है कि वो जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जिसके बारे में हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड के साथ होना चाहिए एंड पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है आउटकम आइडेंटिफिकेशन। क्या है आउटकम आइडेंटिफिकेशन? आखिर हम आउटकम को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिया गया है कि आउटकम रेफर टू द पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू द केयर प्रोवाइडेड। आउटकम क्या है? पेशेंट का रिस्पॉन्स, पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है आफ्टर केयर प्रोवाइडेड, जब केयर जो है दिया जा चुका है, उसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्सेस क्या होता है, दैट इज द आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड दिस आर द एंड रिजल्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि जो है नर्सिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है, जिस चीज को हम लोग इवेल्युएशन में जाकर के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे व्हाई आउटकम मैटर, ये आउटकम मैटर क्यों करता है? यहाँ पे सबसे पहले बोला है डेमोस्ट्रेट क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, ये जो है क्लिनिकल इफेक्टिवनेस को बताता है कि हम जो केयर प्लान दिए वो कितना इफेक्टिव था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है सपोर्ट रेशनल क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, हम लोगों ने जो भी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग किया था, सोच समझ करके उसको सपोर्ट करता है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, आपने जो सोचा वो सही तरीके से सोचा, इसके अंदर जो है इस तरीके का सुधार आया, अगर सुधार नहीं आया तो उसको बदलने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट है गाइड फ्यूचर केयर प्लानिंग, और उसी के आधार पर जो हमें फ्यूचर का केयर प्लान करना है। अगर अच्छा से हुआ है तो अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसको चलते देना है, और अगर नहीं हुआ है तो उसमें सुधार करना है, मॉडिफाई करना है या फिर एक्सचेंज भी करना होता है। दैट इज द आउटकम आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। क्या है? फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, और इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन फेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग। आखिर जो है हम लोगों ने नर्सिंग केयर प्लान को प्लानिंग किया, अब सिर्फ प्लानिंग तो नहीं करेंगे, अब उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे पेशेंट पे। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन, आखिर इंप्लीमेंटेशन होता क्या है, एक डेफिनेशन के रूप में यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पे सिंपल सा बोला जा रहा है, इन द इंप्लीमेंटेशन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज में द नर्सेस इनिशिएट इंटरवेंशन डेट वेयर प्लान ड्यूरिंग द प्रीवियस फेज। यहां पर जो है नर्स जो है सारा इंटरवेंशन को देता है, सारा केयर को देता है, किसको? पेशेंट को, जो कि प्लान किया गया था प्रीवियस फेज में। प्लानिंग के जगह पर जो है हम लोगों ने जितना प्लान किया था कि इस तरीके से केयर देना है, उस सारे केयर को जब हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन फेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि दिस इंटरवेंशन आल्सो नोन एज, इस इंटरवेंशन को और क्या क्या कहते हैं? तो पहला कहते हैं नर्सिंग ऑर्डर, इसको नर्सिंग ऑर्डर भी कहते हैं, नर्सिंग प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो एक तरीके से नर्सिंग प्रिस्क्रिप्शन भी जो है इसको बोला जाता है। एंड दे आर द की एक्शन
एम्ड एट अचीविंग डिजायर्ड पेशेंट आउटकम। और ये जो एक की एक्शन होता है, ऐसे एक्शन होते हैं जहां देने के बाद जो है हम लोग डिजायर करते हैं पेशेंट के आउटकम के बारे में कि किस तरीके से पेशेंट के अंदर जो है सुधार आएगा। एंड रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम, जिसके माध्यम से जो है पेशेंट के प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकें और वहां से जो उसको प्रिवेंट भी कर सकें। ओके और इसको एक पॉइंट में, सिंपल सा पॉइंट में बोला गया कि इंप्लीमेंटेशन का एक और मतलब होता है ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लान। आखिर हम लोगों ने जो प्लान किया उसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया, इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन मींस ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लान। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ फेज होता है इंप्लीमेंटेशन फेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग, जो कि नर्सिंग प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। आखिर जो है नर्सिंग इंटरवेंशन जब देते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में तो उसके कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। ओके तो सबसे पहला जो टाइप यहां पे देखने को मिलता है वो है इंडिपेंडेंट, सेकेंड होता है इंटरडिपेंडेंट एंड थर्ड होता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, कैरिड आउट बाय द नर्स विदाउट ए फिजिशियन ऑर्डर, जहां पर जो है किसी भी फिजिशियन का ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, नर्स अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने डायग्नोसिस के आधार पर जो भी केयर देगा दैट इज द इंडिपेंडेंट केयर। ओके नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंट केयर। तो इंटरडिपेंडेंट केयर क्या होता है, डन इन कोलेबोरेशन विद द अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर। अब अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ जो है नर्सेज जो है कोलेबोरेशन करेगा और कोलेबोरेशन करने के बाद अगर किसी भी तरीके का केयर जो है पेशेंट को देता है दैट इज द इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशन। ओके नेक्स्ट यहां पे होता है डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड हो, तो यहां पे परफॉर्म्ड अंडर ए फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन और डायरेक्शन। अगर जो है तुमको पहले से ही जो है फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त है, डायरेक्शन प्राप्त है और उसी के हिसाब से अगर पेशेंट को केयर दे रहे हो दैट इज द डिपेंडेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहां पे तीन तरीके का नर्सिंग इंटरवेंशन देखा, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो है खुद से देता था, इंटरडिपेंडेंट में जो है हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ मिलकर देता था, एंड डिपेंडेंट में जो है किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है पेशेंट को केयर देता था। ओके तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है नर्सिंग इंटरवेंशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग। आखिर साइकेट्रिक नर्सिंग में ऐसे कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इंटरवेंशन फॉर बायोलॉजिकल डायमेंशन। बायोलॉजिकल डायमेंशन के लिए ऐसे कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है सेल्फ केयर एक्टिविटी। पेशेंट को जो है सेल्फ केयर एक्टिविटी कराना है, मतलब ऐसे एक्टिविटी जो पेशेंट खुद से करे। तो यहाँ पे उसको बाथिंग करने के लिए बोलना है, ग्रूमिंग करने के लिए बोलना है एंड टॉयलेटिंग करने के लिए, मतलब वो खुद से जाके अपना टॉयलेट कर सके, खुद से अपने आप को सज संवार सके, खुद से अपने आप को नहला सके, है ना। दैट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन बाय द नर्सेस। सेकेंड होता है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। पेशेंट को जो उसको बोलना है कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब डेली मूवमेंट करवाना है। स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्लान, जो भी जो है एक्सरसाइज प्लान को जो है स्ट्रक्चर्ड किए हो उसको सही तरीके से इंटरवेंशन देना है, सही तरीके से करवाना है। ठीक है, थर्ड होता है यहाँ पे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। पेशेंट को सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, मीन डाइट प्लानिंग, मील सुपरविजन, क्या वो खाता है उस पर एक सुपरविजन रखना है और क्या वो अपने डाइट को प्लान कर रहा है, सही तरीके से खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है, उसका भी जो है केयर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रेशन इंटरवेंशन। वो कितना पानी पीता है और कितना उसका आउटपुट होता है, मतलब इनटेक आउटपुट क्या है उसका, इसका भी ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट को। ओके नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। उसका टेम्परेचर क्या है बॉडी का, तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखना है, एक बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। क्या उसको किसी तरीके का पेन है तो उसको असेसमेंट करना है एंड रिलीफ टेक्निक का जो है यूज करना है, किस तरीके से जो है उसके पेन को रिलीफ करवा सकते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, एडमिनिस्टर करना है, जो भी मेडिसिन जो है फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उसको सबसे पहले जो है एडमिनिस्टर करना है, फिर टीच करना है कि किस तरीके से इस मेडिसिन को लेना है, इसका क्या इफेक्ट होगा और उसके इफेक्ट को मॉनिटर भी करना है कि जो मेडिसिन खाया है उसके बाद उसमें कौन से इफेक्ट आए हैं, कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिला है। इन सारे चीज को जो हमें देखना होता है जो कि इंटरवेंशन फॉर बायोलॉजिकल डायमेंशन का होता है। ओके अब जो सेकंड हमको देखने को मिलता है वो सेकंड में आता है इंटरवेंशन फॉर साइकोलॉजिकल डायमेंशन। अभी हम लोगों ने बायोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में बात किया था, अब हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में। तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन में जो पहला आता है वो है काउंसलिंग इंटरवेंशन। क्या है काउंसलिंग इंटरवेंशन, जहां पे सपोर्टिव और इनसाइट ओरिएंटेड टॉक, हम लोग जो है उससे बात करते हैं, क्या चीज के बारे में बात करते हैं, उसको सपोर्ट करने के रूप में और उसके अंदर के चीज को जानने के लिए।
है ना। अब पेशेंट जो है तुमको अपना सीक्रेट आसानी से तो नहीं बताएगा, तो सबसे पहले उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और उसके बाद जो है अच्छे से दोस्ती यारी करके जो है हमें बात करना होता है, ताकि वो अपने अंदर के चीज जो है तुमको बता सके, है ना। दैट इज द काउंसलिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। उसके अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या, लड़ाई चल रहा है क्या, कि ये चुनू इस तरीके से होता है, नहीं 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 इस तरीके से होता है, तो मेडिएट करना है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट। अगर उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो वहां पर जाके हमको उसको मेडिएट करना है, तरीका बताना है कि किस तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बिब्लियोथेरेपी। बिब्लियोथेरेपी क्या होता है, यूजिंग रीडिंग मटेरियल फॉर द थेरेपेटिक पर्पसेस। अब जो है बहुत तरीके के बुक्स होते हैं जो उसको पसंद है, या फिर ऐसे बुक, या फिर किसी रिलीजियस के हिसाब से है, किसी के लिए बाइबल हो सकता है, किसी के लिए गीता हो सकता है, किसी के लिए कुरान हो सकता है, तो उसी के हिसाब से जो है उसको पढ़ के सुनाना है, ताकि उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का जो है वो कॉन्फिडेंस आ सके और वो जो है इस बात को माने। अगर वो इससे हैप्पी है तो ऐसे बुक को पढ़ करके जो है उसको दिमाग को शांति देना, उसको बोलते हैं बिब्लियोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रेमिनिसेंसेस थेरेपी। क्या है रेमिनिसेंसेस थेरेपी, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। उसको बोलना है अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसके साथ क्या हुआ था, कोई ऐसा घटना है क्या जो तुमको खुशी देता है, जो बहुत अच्छा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, याद है, उसको जो है याद करना और उसको रिफ्लेक्ट करके जो है बताना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर रिलैक्सेशन इंटरवेंशन। रिलैक्सेशन इंटरवेंशन में जो है ब्रीदिंग करने के लिए बोलना है, लॉन्ग लॉन्ग ब्रीदिंग। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का यूज करना है ताकि उसको रिलैक्स मिल सके। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, मॉडिफाइंग हार्मफुल बिहेवियर। अगर ऐसे पेशेंट को किसी भी तरीके का बिहेवियर है जो कि हार्मफुल है, वो खुद को हार्म करना चाहता है या फिर दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है, तो ऐसे बिहेवियर को मॉडिफाई करना है बिहेवियर थेरेपी के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी में क्या होता है, चैलेंजिंग निगेटिव थॉट पैटर्न। अगर पेशेंट को जो है किसी भी तरीके का निगेटिव थॉट है जो कि उसके लिए सही नहीं है, दूसरे के लिए सही नहीं है, तो वहां पे उसको चैलेंज करना है और उसको बदलने का प्रयास करवाना है कोग्निटिव थेरेपी के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है साइको एडुकेशन। साइको एडुकेशन क्या होता है, एडुकेट करना है पेशेंट को, उसके फैमिली को ऑन इलनेस एंड मैनेजमेंट। आखिर उसको कौन सा डिसऑर्डर हुआ है, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके फैमिली को बताना है कि पेशेंट को इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो इसके साथ किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। इन सारे चीज को जो है हमें साइको एडुकेशन के तौर पे जो है पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर या फिर पेशेंट के फैमिली को बताना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटरवेंशन। स्पिरिचुअल इंटरवेंशन का क्या मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग स्पिरिचुअल और रिलीजियस नीड। अगर उसको किसी तरीके का नीड है, अगर वो पूजा करना चाहता है, प्रेयर करना चाहता है, उसको करने देना है और जो है उसमें जो है उसको सपोर्ट करना है ताकि उसको जो है मेंटल पीस मिल सके। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंटरवेंशन फॉर सोशल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन को हम लोगों ने देखा, बायोलॉजिकल डायमेंशन को हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे होता है सोशल डायमेंशन और यहाँ पे किस तरीके से इंटरवेंशन देना होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आता है वह है ग्रुप डायमेंशन। क्या है, ग्रुप डायमेंशन। तो यहाँ पे जो है जो पेशेंट है उसको ग्रुप थेरेपी देना है एंड सपोर्ट ग्रुप। अब ग्रुप थेरेपी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है एक जगह पे बैठते हैं और यहाँ पे जो है सेम कंडीशन के जो है पेशेंट होते हैं, ठीक है, एक ही डिसऑर्डर के सारे पेशेंट को रखा जाता है और सभी लोग जो है अपने कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो पेशेंट को भी लगता है कि यार ये तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ भी हो रहा है और उसमें किस तरीके से सुधार आया है इस बारे में भी जो है बात करता है। तो इसके बाद जो है पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं मैं भी ठीक हो सकता हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है फैमिली इंटरवेंशन। फैमिली इंटरवेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व करना होता है फैमिली को इन ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। आखिर जो है फैमिली जो है सबसे मेन हिस्सा होता है पेशेंट का, क्योंकि वहीं पर जो है वो रहता है, तो फैमिली आके उससे बात करते हैं, उससे जो है अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, प्यार देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेशेंट के दिमाग को जो थोड़ा शांति मिलता है, अच्छा लगता है और उसको सही तरीके से एजुकेशन भी दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मेलियोथेरेपी। मेलियोथेरेपी क्या होता है, यूजिंग द एनवायरमेंट थेरेपेटिकली स्ट्रक्चर सेटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके का जो है आर्टिफिशियल सेटिंग बनाया जाता है, इन्वायरमेंट बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके का रोल होता है वहां पे और पेशेंट को जो है वहां पे रखा जाता है और वहां पर जो है नॉर्मल लाइफ को सिखाया जाता है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बिहेवियर करना है, किस तरीके की कंडीशन में जो हमें रोना होता है, किस तरीके की कंडीशन में हमें हंसना होता है, उस सारे बिहेवियर को जो है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना करके जो है थेरापेटिकली तरीके से जो उसको सिखाया जाता है।
ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने फोर्थ स्टेप में जो है सारे तरीके के जो है इंटरवेंशन को देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि फिफ्थ स्टेप है एंड द लास्ट स्टेप है किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। तो ये होता है इवेल्युएशन फेज इन द साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या है, इवेल्युएशन फेज। अब ये इवेल्युएशन फेज क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा बात बोल रहा है, व्हाट इज इवेल्युएशन, हमें इवेल्युएशन करना होता है। तो इवेल्युएशन क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग केयर। ये क्या है, इवेल्युएशन एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, डिटरमाइन करने का वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। आखिर जो नर्सिंग इंटरवेंशन दिया हम लोगों ने, जो केयर जो है पेशेंट को दिया, उसका कितना इफेक्टिवनेस रहा, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, इन सारे चीज के माध्यम से जो है हमें डिटरमाइन करना होता है वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस जो कि जो है इंप्लीमेंट किया गया था केयर के दौरान। ओके, इसी को बोलते हैं इवेल्युएशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नर्स यूजेस दिस फेज, इस फेज का जो है नर्स यूज करते हैं टू एक्सेस वेदर द गोल एंड आउटकम आउटलाइन इन द केयर प्लान हैव बीन मेट बाय द ऑब्जर्विंग द पेशेंट प्रोग्रेस। अब जो है यहाँ पे नर्सेस ने प्लानिंग किया था कि किस तरीके से जो है इंटरवेंशन देना है, कौन कौन सा केयर जो है पेशेंट को देना है, और उसके हिसाब से जो है एक एक्सपेक्टेड आउटकम को रखा था, है ना, जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है, तो क्या उस इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो है एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो इस आउटकम से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने जो केयर दिया उसका कितना सुधार हुआ, उन सारे गोल एंड आउटकम जो है एक्सपेक्टेड आउटकम से मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। और ये किस तरीके से ऑब्जर्व होगा, पेशेंट के प्रोग्रेस के हिसाब से, पेशेंट के प्रोग्रेस को जो है ऑब्जर्व करके जो है हम लोग वहां से मिलाना है, और उसी के आधार पर जो है हम लोग इवेल्युएशन करते हैं कि कितना सुधार हुआ या फिर कितना सुधार नहीं हुआ। ओके, तो दैट इज द इवेल्युएशन। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि इवेल्युएशन क्या होता है, तो इसके पर्पस भी जो है कुछ इसी तरीके से होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो हमें डिटरमाइन करना है कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन दिया गया वो कितना इफेक्टिवनेस रहा, कितना इफेक्टिव रहा, कितना वर्क किया, क्या क्या रिजल्ट लेके आया, क्या उसका आउटकम थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि टू एक्सेस प्रोग्रेस टुवर्ड द सेट आउटकम गोल, उसका जो है प्रोग्रेस क्या था, सेट आउटकम गोल के हिसाब से जो हम लोगों ने गोल बनाया था, क्या वो गोल को मीट किया या फिर नहीं किया। एंड डिसाइड करना है वेदर टू कंटिन्यू, मॉडिफाई और टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर। जो केयर प्लान था वो सही तरीके से काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, हल्का फल्का किया है तो उसको मॉडिफाई करना है, या फिर बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया है तो उस केयर प्लान को हमें टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। इसी के माध्यम से जो है हमें पेशेंट को केयर देना होता है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हाउ इज इवेल्युएशन डन। आखिर ये इवेल्युएशन जो है किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से डन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला बोल रहा है कंपेयरिंग एक्चुअल आउटकम विद एक्सपेक्टेड आउटकम। जो भी हम लोगों का एक्सपेक्टेड आउटकम था उसको जो है कंपेयर करना है एक्चुअल आउटकम से। हम लोगों ने सबसे पहले उम्मीद किया था दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम कि इस तरीके के सुधार जो है पेशेंट में देखने को मिलेगा, और अभी क्या सुधार मिला है उस दोनों के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद ही जो है हम लोग इवेल्युएशन जान सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर करना है चेंज इन पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर में, पेशेंट के मूड में, पेशेंट के कंडीशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। रिव्यू करना है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा गेदर्ड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो है पेशेंट से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा को लेना है, पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है और हम लोग उसके अंदर क्या देख रहे हैं, इन सभी के माध्यम से हम लोग इवेल्युएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग विद द पेशेंट एंड द ट्रीटमेंट टीम टू मेक नेसेसरी अपडेट। और हमें जो है पेशेंट के साथ, पेशेंट के ट्रीटमेंट टीम के साथ जो है कोलैबोरेट करना है और नेसेसरी अपडेट्स को लेना है, ताकि जो है हम लोग अलग अलग तरीके से अपना रिव्यू ले सके, अच्छे तरीके से जो है फिर से केयर प्लान को मॉडिफाई कर सके, या फिर जो है फिर से एक नया केयर प्लान को बना सके। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर को कंप्लीट किया है, जहां पे हम लोगों ने हिस्ट्री टेकिंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस किया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से अच्छे अच्छे टर्म और अच्छे अच्छे टॉपिक क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा,
कितना समझ में आया, कौन सा चीज समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देना है। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्रिक समझ में नहीं आता है, और उसको भी शेयर करना है जिसको समझ में आता है, ताकि वो शेयर कर सके। ओके, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।